हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का हम लोग का होने वाला है। मेरे भाई टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोग ऑर्डर बहुत बार सुने। अभी पिछले लेक्चर अगर आप डायरेक्ट यहां पे आए तो प्लीज एक बार कोशिश करिए कि इसके पहले का लेक्चर देख के ऑर्डर की कुछ जानकारी वहां पे मैंने देख रखी है। यूनिट कैसे निकालते हैं वो सारी जानकारी मैंने पिछले वाले लेक्चर में दे रखा है। एक बार प्लीज आप वहां पे जाएं और एक बार देख के 2 मिनट का लेक्चर है पीछे का, बस आप पीछे के लास्ट के 2-3 मिनट्स के लेक्चर देख के आओ यहां पे, ठीक है? समझ में आएगा क्योंकि वहीं से हमने कंटिन्यूटी पे कर दिया। डायरेक्ट यहां से रहोगे थोड़ा सा बेचैन रहोगे, है ना? नहीं तो बेचैन नहीं होना चाहते तो चले जाओ वहां पे। सबसे पहली बात, सर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बताने वाले हो? देखो, रेट लॉ हम लोग से क्या बोलता है। सपोज करो कि अपन के पास एक रिएक्शन है ए बी बी, है ना? हम लोग के पास एक रिएक्शन है मेरे भाई, ए से प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ रहा है? ए से हमने क्या बना दिया, ए प्लस बी से हमने प्रोडक्ट बना दिया। रेट लॉ हम लोग से क्या बोलता है? आप लोग से कभी रेट लॉ कुछ बोला है? कहा है ना कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना? और ये स्टोइकियोमेट्रिक ए है तो ए ना लगाना, अल्फा लगा देना। ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी, राइट? इसका बी है तो बी ना लगा के बीटा लगा देते हैं। रेट लॉ यही कहता है ना मेरे भाई, समझो बात को। रेट लॉ यही कहता है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज रेज्ड टू पावर या एक्सपोनेंट जो अपन बोलते हैं, ठीक है? और नहीं, वो तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था मेरे भाई। रेट लॉ ये कहता था, लॉ ऑफ मास एक्शन मैं बता रहा हूं। मतलब रेट लॉ तो ये बोलता है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट मींस अल्फा ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट। इसके पिछला लेक्चर देख के मजा आएगा, अभी डायरेक्ट नहीं बात करेंगे। चलो, रेट लॉ यही बोला था। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मे और मे नॉट इक्वल टू देयर पावर। समझ गए? आप समझे कि नहीं समझे? यस। अगर अपन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, राइट? और उसके बाद ए की पावर अल्फा होने वाली है। कंसंट्रेशन ऑफ बी पे बीटा अपन लगा देते हैं। ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा कर दें तो मेरे भाई ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर हो जाएगा मतलब कोई भी रेट लॉ है अपन के पास, कोई भी रेट लॉ है, उसके एक्सपोनेंट को अपन ऐड कर देंगे ना तो ऑर्डर पता चल जाएगा कि वो किस ऑर्डर का है। समझ में आ रहा है? एक तो सिस्टम आपको मैं बताना चाहता हूं। चलो मैं डिफिनेशन दिखाता हूं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है। यही चीजें मैं यहां पे लैंग्वेज में आपको दिखा देता हूं, समझ जाओगे। द सम ऑफ एक्सपोनेंट, क्या मैंने बोला भाई? सम ऑफ एक्सपोनेंट। मेरे भाई एक्सपोनेंट यही तो, अल्फा एंड बीटा आर एक्सपोनेंट और नॉट? यस सर, अल्फा एंड बीटा आपके एक्सपोनेंट हैं। अगर उसको अपन ऐड कर दें अल्फा प्लस बीटा तो सम ही तो होगा, ठीक है सर, है ना? द सम ऑफ एक्सपोनेंट विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। बाप रे बाप, है ना? रेट लॉ इक्वेशन, मैंने ये चीजें आपके कानों में डाल रखी है एक लेक्चर पहले ही कि रेट लॉ इक्वेशन का जो मोलर कंसंट्रेशन था ना, उसके ऊपर एक पावर लगाते थे अपन, अल्फा लगाते हैं, बीटा लगाते हैं, यही जो है, इसी को ऐड कर दो, इसी के सम को बोलते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखा है कि नहीं? अच्छा सर, समझ में आ गया। देखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट अपन से क्या बोलता है? रेट क्या बोलता है? रेट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। ये वाला इसके लिए, इसका रिएक्शन ये रहा, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन गया तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। समझ में आ रहा है? रेट लॉ आएगा तभी आएगा, रेट लॉ नहीं आ रहा लेक्चर 5 में जाओ, मजे आएंगे, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ऑर्डर। दैट मींस ऑर्डर बताने के लिए अल्फो प्लस बीटो कर दो बेटो, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा कर दोगे, मजा आ जाएगा। चलो, उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं? ऑर्डर बात करेंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की कैसे हम लोग बात करते हैं कि मतलब कि कौन सा ऑर्डर जीरो है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सेकंड ऑर्डर, वो चीजें बात करेंगे अपन। देखो, ऑर्डर समझ में आए कि नहीं? इतना सारा भाषण देने के बाद अगर आपको ऑर्डर ही नहीं समझ में आया तो नीचे जाना मत मेरे भाई, फिर से बैक करो, फिर जाओ। ऑर्डर में कुछ नहीं है, बस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, रेट लॉ के इक्वेशन में जो भी एक्सपोनेंट थे उसको ऐड कर देना। रेट लॉ
के इक्वेशन में जो भी एक्सपोनेंट थे उनको ऐड कर देना, ऑर्डर पता चल जाएगा, ऑर्डर पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा ना, न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो बुद्धि खुल जाएगी। ठीक है, अभी आओ यहां पे, चलो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मेरे भाई क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ऐसा ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर को जीरो ऑर्डर अपना बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बोलेंगे जिसका देखो यहां पे लिखा है ना मैंने, इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड, जिसमें क्या होता है, रेट डिपेंड नहीं करता किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी भी रिएक्टेंट के किसी भी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट के किसी कंसंट्रेशन पे रेट, सुनो मेरी बात को ध्यान से, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है, उसके रेट पे डिपेंड नहीं करे, उसके कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा ना, उस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसका क्या ऑर्डर होने वाला है। मैंने बोला ना, इट इज द रिएक्शन विच रेट डज नॉट डिपेंड, जिस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं होता किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। मतलब रिएक्टेंट में कई सारे होते हैं ना, ए हुआ बी हुआ, इस पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, देखो मैं इक्वेशन के तौर पे बताता हूं। रेट इज इक्वल टू, अपन यही तो पढ़े थे, अल्फा और यहां पे अल्फा और यहां पे बीटा, तो यहां पे भी जीरो करो, यहां पे भी जीरो करो, देन एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि ये जीरो ऑर्डर का, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका ऑर्डर जीरो आ रहा था। ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली ही बता पाएंगे, समझ में आ रहा है, ये मॉलिक्यूलरिटी नहीं है। अभी अच्छा सर मॉलिक्यूलरिटी का नाम क्यों ले लिया, अभी तो आप पढ़ाएंगे आगे ना। यस, मॉलिक्यूलरिटी अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, पहले भी यहां की बात करो कि ऑर्डर, इस पूरे लेक्चर में ऑर्डर की बात होने वाली है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ है कि इसका ऑर्डर जीरो है। तो जीरो ऑर्डर सर आप किसको बोलना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, सबर करो। मैंने बोला कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट डिपेंड नहीं करता किसी भी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के, मतलब एक बार लैंग्वेज, दो बार इसको रीड करो अपने मन में, दो बार रीड करो। इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, एनी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, एनी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, एनी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट ए है ए, बी है बी, जीरो जीरो लगा, रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी भी कंसंट्रेशन पे, है ना, कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं अपन क्या, जीरो ऑर्डर। मतलब उसका एक्सपोनेंट यहां पे अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, अगर अल्फा ही है तो वो भी जीरो है, कोई भी रहे मतलब जीरो रहेगा, एक्सपोनेंट जीरो, तभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का यूनिट बताया था, मैंने एक खास बात बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो भी यूनिट होता है वही यूनिट जीरो ऑर्डर का भी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी मैं जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है, मैं आपसे पूछता हूं, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का यूनिट प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें कि क्या होता है। जिन बच्चों ने लेक्चर 5th देखा है उन्हीं को पता होगा, ठीक है, अदरवाइज पुराना नॉलेज उनका भी होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो, अगर कोई डायरेक्ट यहां पे आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैं कुछ चीजें पीछे बता चुका हूं, इसलिए यहां पे डिस्टर्ब ना कर रहा। ये देखो, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ये कैटलिस्ट पीटी के प्रेजेंस में हो रहा है, ये कैटलिस्ट पीटी के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। H2 + Cl2 से क्या बना, 2HCl बना, गैसेस स्टेट, वो सब बात नहीं है। यहां पे देख रहे हो सनलाइट में रिएक्शन हो चुका है, प्लैटिनम में हो गया, प्लैटिनम मतलब एक कैटलिस्ट लगाया है ना हमने, तो रिएक्शन सब एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, गोल्ड की सरफेस पे HI का डिकम्पोजिशन जो होता है वो भी जीरो ऑर्डर। देखो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली हैं। जीरो ऑर्डर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि हाँ इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, जीरो है, ठीक है ना। कुछ इसमें डाउट की बात तो है नहीं सर, ऑर्डर भी निकालने आ गया, ये भी पता चल गया कि जिस रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता एनी कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे। जैसे यहां पे देख लो, यहां पे भी कंसंट्रेशन ए पे जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ बी पे जीरो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट का एक्सपोनेंट क्या होने वाला है, जीरो है, डिपेंड ही नहीं कर रहा उसके ऊपर। डिपेंड करेगा तब तो, अगर मान लो ना फर्स्ट ऑर्डर में पता है जिसका मोलर कंसंट्रेशन मतलब 1
टर्म पे, एक रिएक्टेंट के एक टर्म पे डिपेंड करता हो। अभी हम लोग बात करते हैं, इसको नोट करो, मैं अभी समझाता हूं फर्स्ट सेकंड। आप लोग को अगर यहां पे नहीं समझ जाए ना तो फर्स्ट सेकंड अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा क्लियर हो जाएगा, 100% लास्ट तक जाते जाते क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने स्लाइड नंबर 2 लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है मेरे भाई। फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर के नाम ये कर दिए हमने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। यूनिट की क्लास मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। प्लीज आप लोगों को अगर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर की यूनिट जाननी है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट जाननी है, रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर किसी की भी यूनिट जाननी हो, लेक्चर नंबर 5 के लास्ट में जाके आप देखोगे मैंने निकालने का मेथड सिखाया है, कैसे निकाला जाता है आपको। ठीक है, अभी वही चीजें फिर यहां पे बनाएंगे। क्या मतलब है वीडियो और बड़ी करने का? ठीक है, जब वो चीजें वहां पे बता दी गई हैं तो आप एक बार जाएं, बस पीछे वाले लेक्चर्स में, ये 6 चल रहा है, इसकी जस्ट पहले वाले में जाएं और आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल अपन बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मेरे भाइयों ध्यान से बात को समझना क्या बोलता हूं। देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन इन विच, देखो मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसी को ध्यान से देखना। इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखो, रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूं उसी को ध्यान देना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खास बात देखो, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट डिपेंड करती है ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। बात खत्म करो। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ना मेरे भाई रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बताया था यहां पे कि इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। रेट इक्वेशन पे दिखाना हो, रेट लॉ पे दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई? ये देखो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे 1 मैंने लगा दिया और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे 0। दैट मींस अल्फा यहां पे 1 दिख रहा है, बीटा 0 दिख रहा है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो मेरे भाई ऑर्डर इसका फर्स्ट हो गया। दैट मींस ऑर्डर बताना बहुत ही आसान होता है, बस उसके एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं अपन, उसके एक्सपोनेंट को ऐड। रेट लॉ इक्वेशन का जो अपना इक्वेशन होता है ना, उसके जो अपना ऑर्डर होता है अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा किया, दैट मींस 1 प्लस 0 1 आ गया कि नहीं आ गया? इसका ऑर्डर 1 है, मतलब ठीक है। सर एग्जांपल की अगर बात करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 मेरे भाई, जो N2O5 का डिकम्पोजिशन है इसको देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और भी सर एग्जांपल बताओ। ये देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट मींस H2O2, ओके, NH4NO2 अमोनियम, इसका नाम है ना अमोनियम नाइट्रेट। कहने का क्या मतलब है, इन लोगों का भी डिकम्पोजिशन अगर होगा तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता। ये सब चीजें भाई बता दी गई हैं, आपको इसके बारे में बस समझना है कि क्या होता है। इसकी जब मैं न्यूमेरिकल इसकी जब क्लासेस लूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पे डिटेल में आप बात करेंगे कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। ठीक है ना? अभी समझो, क्योंकि यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट मिस किया है तो प्लीज यूनिट को जाके देख के आओ। यूनिट की खास बात समझते हो क्या होता है? यूनिट से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर के मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के तुम बता सकते हो कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के आप फटाफट यूनिट निकाल के कमेंट बॉक्स में यहां पे डाल दें। मैंने आपको बताया भी ऑलरेडी, अगर नहीं बताया तो बात समझ में आती, यहां पे बताता मैं। अभी वहां पे बताया, फिर यहां पे क्या मतलब है आप पिछले लेक्चर में जाके देख के आओ एक बार। ठीक है, SO2Cl2NO2 एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मेरे भाई कि न्यूक्लियर रिएक्शन का डिकम्पोजिशन किस ऑर्डर में आएगा। तो मेरे भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है न्यूक्लियर रिएक्शन का डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज आल्सो इंक्लूड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? चलो उसके बाद मेरे भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट डिपेंड्स करता है ओनली टू कंसंट्रेशन के ऊपर। ओनली क्या जरूरत है बोलने की, मतलब ओनली क्या जरूरत है बोलने की, बस इतना बोल दो, रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन। ये TWO वाला
टू कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। दैट मींस यहां पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर भी। यहां पे 1 लगा दिया मैंने, यहां पे भी 1 लगा दिया, तो 1 + 1 ऑर्डर निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 = 2 आ गया। दैट मींस इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट नहीं मेरे भाई, ऑर्डर क्या हो गई 2। इसकी यूनिट कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद मेरे भाई यहां पे एक्सप्रेस करने का एग्जांपल देख लो, डिसोसिएशन ऑफ HI का डिसोसिएशन किस में इंक्लूड किया गया मेरे भाई। ये सब चीजें एग्जांपल अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहां पे सिस्टम बताऊंगा कैसे क्या करना होता है, ठीक है, अभी बेचैन ना होना। तो डिसोसिएशन ऑफ HI, जो HI का डिसोसिएशन है मेरे भाई, वो किसमें इंक्लूड किया गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर मेरे भाई, ये भी किसमें आ जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आ जाएगा। देख रहे हो CH3COO C2H5 प्लस NaOH एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में CH3COO Na प्लस C2H5OH, सब पता चल रहा है। ये मेरे भाई ये रिएक्शन की मामला नहीं है यहाँ पे, मामला ये है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। कुछ नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, एक के ऊपर, और ये सेकंड ऑर्डर वाला 2 पे डिपेंड होता है, जीरो वाला किसी पे डिपेंड ही नहीं होता। समझ में आ रहा है, जीरो वाला किसी पे डिपेंड नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाला 1 पे डिपेंड होता है, सेकंड ऑर्डर वाला 2 पे डिपेंड होता है। ये चीज पता है होनी चाहिए, और ये कैसे एक्सप्रेस किया मैंने ये पता होना चाहिए आपको, और यूनिट तो 100% पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी आपको यूनिट पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल एक बार रीड किए रहो, ताकि आप कभी करो तो आपको आइडिया लग जाए कि न्यूक्लियर रिएक्शन का डिकम्पोजिशन किस ऑर्डर में रखा गया, ठीक है। ये सब चीजें पता होना चाहिए, इसको नोट करो। मैं और एक स्लाइड आपके सामने लगाता हूं, इंपॉर्टेंट स्लाइड। आपके सामने मैंने थर्ड स्लाइड लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मेरे भाई होने वाला है आज का। अपन बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सर देखो, ऑर्डर की खास बात समझ में आ रहा है, आप इसको डिटरमाइन तो कर नहीं रहे हो, आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो। ऑर्डर को आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, किसी भी रिएक्शन का देखा जा रहा है कि बेटा इसका 0 आ रहा है, बेटा इसका 1 आ रहा है, बेटा इसका 2 आ रहा है, बेटा इसका 3, फ्रैक्शनल भी आ सकता है ऑर्डर की एक खास बात है कि वो फ्रैक्शनल भी आता है। आप ना किसी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के मत कह देना मेरे भाई कि ये इसका ऑर्डर है। मैंने एक बात शुरू में बताया था आपको कि ऑर्डर में इक्वल देयर स्टाइकियोमेट्रिक और नॉट, दोनों हो सकता है। मतलब मे और मे नॉट एक वर्ड बोला था मैंने कि किसी भी रिएक्शन का जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसके बराबर अल्फा हो भी सकता है और उसके बराबर नहीं भी होता। कोई जरूरी नहीं है कि जितना इसके आगे किसी के भी आगे ले लो कोई रिएक्शन में, ये देखो कोई जरूरी नहीं है कि इसके आगे अगर 2 लगा है तो उसका स्टाइकियोमेट्रिक भी 2 ही होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बात को ध्यान से समझो, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा रहा है ना, तो सर आप देखो जीरो ऑर्डर में किसी पे भी डिपेंड नहीं करता था, किसी पे भी उसका रेट जो है किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता था रिएक्टेंट के टर्म में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक लोगों पे डिपेंड करता था, समझ में, उसका कंसंट्रेशन डिपेंड्स ओनली अपॉन 1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर में 2 लोग पे डिपेंड करता था। थर्ड ऑर्डर में आपको आइडिया लग ही गया होगा कि किस पे डिपेंड करता है, बट एक बार देख लेते हैं। इट इज द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स, देखो मैं लिखा है रेट डिपेंड्स अपॉन 3, समझ में आ रहा है, रेट डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। एक बात को समझो, एक बात समझो कि जिस रिएक्शन में, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं मेरे भाई जिसमें रेट डिपेंड्स करता है 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स पे। समझ में आ रहा है ना, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक एग्जांपल सिंपली लेता हूं। एग्जांपल देखो मैं 2 लिया आपके सामने, एक तो मैंने ले लिया सॉल्यूशन फेज एग्जांपल, सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, एंड सेकंड ले लिया मैंने गैस फेज रिएक्शन। उसको समझने से पहले अगर रेट लॉ के एक्सप्रेशन, रेट लॉ के इक्वेशन पे देखें तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी 2 लिखा मैंने यहां पे, और यहां पे B का 1, यानी कि 2 और 1 दैट मींस वहां बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा 2 + 1 मिलके कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। दैट मींस कहने का मतलब ये 3 आ रहा है, ऑर्डर 3 है कि नहीं इसका। ऐसा नहीं कि ऑर्डर 4 है बोलूंगा सेकेंड ऑर्डर, ऐसा नहीं होने वाला। जो ऑर्डर मतलब सम करने पे 3 आना चाहिए मेरे भाई, समझ में आ रहा है। सम करने पे थर्ड ऑर्डर का अगर रिएक्शन पढ़ रहा हूं तो 3 तो आए तभी तो ऑर्डर 3 होगा यार।
अगर यहां पे 2 आएगा तो कैसे तुम बोल दोगे कि थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है? समझ में आया? तो ये चीजों को देख के बोलना है हमें, ठीक है सर। एक एग्जांपल की, अगर सॉल्यूशन फेज रिएक्शन है होगा और एक गैस फेज रिएक्शन, सॉल्यूशन फेज में क्या होगा कि एक्वस स्टेट में ये भी होगा, एक्वस स्टेट में मेरे भाई ये भी, सारा एक्वस की बात हो गई। गैस फेज में तो गैस ही गैस ले लिया हमने, ठीक है। FeCl3 और SnCl2, 2 FeCl3 है मेरे भाई, 2 FeCl2 और SnCl4 बन गया। जैसे आपको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात मैंने यहां पे बताया था ना, कि जिसमें रेट डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, बस इतना आपको बोलना है कि रेट डिपेंड्स अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो थर्ड ऑर्डर रेट डिपेंड्स वनली क्या बोलो, वैसे बोलो, रेट डिपेंड्स 2 concentration term of reactant, then second order. Rate depends only 1 concentration term of reactant, then first order. And rate depends no any concentration term of reactant. किसी भी concentration term of reactant पे डिपेंड नहीं करेगा जिसका रेट, उसको बोलते हैं मेरे भाई, उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए? स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो मजा तो आ ही रहा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें देखो 2NO है, O2Br2Cl2 उसके अकॉर्डिंग यहां बनेगा, उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने एक ही में समरी कर दिया उसको, O2/Br2/Cl2 उसके अकॉर्डिंग यहां बन जाएगा, ठीक है। ये गैस फेज का रिएक्शन हो गया। चलो सर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? क्या सर ऑर्डर फ्रैक्शनल में भी आते हैं? यस, ऑर्डर फ्रैक्शनल में भी आ सकते हैं। मैंने बोला ना कि ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर फ्रैक्शनल हो, ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर फ्रैक्शनल हो, उसको अपन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। व्हाट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन? What is fractional order reaction? The reaction in which their order is fractional. The reaction in which their order is fractional, that is known as fractional order reaction. सर एक एग्जांपल की अगर बात करो तो H2 plus Br2 मेरे भाई 2HBr बन गया। अगर इसका रेट अपन लिखें तो रेट लिखोगे तो कांस्टेंट लगेगा ना, रेट कांस्टेंट के। H2 उसका अल्फा 1 है और Br2 उसका बीटा देखो 1/2 है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि आप इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड ना रहना, कहना सर वहां तो कुछ लगाना है, वहां नहीं लगा, इसका मतलब 1 होगा तो सर यहां पे 1 करो, क्यों आधा कर दियो? मेरे भाई बार बार बोल रहा हूं कि जो ऑर्डर होता है ना, आप उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो ना, तो वो आएगा उतना, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था। तो ये देखो 1 और इसका 1/2, दैट मींस अल्फा 1 बीटा 1/2। अरे भाई इसके आगे A है, इसके आगे B है, तो वो तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ना कि जितना उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट उतना होना चाहिए उसका एक्सपोनेंट, लेकिन ऐसा रेट लॉ नहीं कहता। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में यही तो फर्क था। तो मैं काहे लिए यहां पे कुछ नहीं तो 1 लगाऊं? मेरे भाई वो 1/2 है तो है, कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। 1 + 1/2 करूंगा तो 3/2, देखो ऑर्डर 3/2 भी आ गया, उसका ऑर्डर 3/2 भी हो गया, यानी कि ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सर एक नेक्स्ट एग्जांपल लो, COCl2 का फॉर्म करेगा CO + Cl2। मेरे भाई COCl2 है ना, ये फॉर्म कर दिया CO + Cl2, दैट मींस इसका रेट अगर देखोगे तो K है कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 और इस पे रेस्ट कितना पावर है? 3/2, दैट मींस इसका ऑर्डर मेरे भाई 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे यार एक बात समझो, जो ऑर्डर होता है वो उसके एक्सपोनेंट को ही तो बोलते हैं, एक्सपोनेंट को ही तो बोलेंगे कि उतना उसका ऑर्डर है, एक्सपोनेंट को बोलेंगे, लेकिन स्टाइक्योमेट्रिक को ना बोलना। क्या बोल रहा हूं फिर समझो, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को उसका ऑर्डर मत बताना। ऐसा मत सोचना कि सर इसके आगे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो लगा है वही तो पावर में जाएगा, और अगर मान लो 2 लगा है तो सर इसका मतलब 2 ऑर्डर होगा इसका। ऐसा मत सोचना मेरे भाई, गलत हो जाओगे, समझो, ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर ऑर्डर नहीं डिपेंड करता, उसके इक्वल हो सकता है, ये मैं बोल सकता हूं, उसके इक्वल हो सकता है। अगर मान लो 2 लगा है तो हो सकता है 2 हो जाए, 3 लगा है तो 3 हो जाए, हो सकता है, और हो सकता है ना हो। यही तो डिफिनेशन है रेट लॉ का यार, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत इज्जत से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो उसके बाद रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 3/2 है, तो उसका ऑर्डर कितना आया? 3/2 आ गया। इसको नोट करिए, मैं आपके सामने एक लास्ट स्लाइड लगाता हूं, मजा आ जाएगा प्लीज। मैंने लास्ट स्लाइड लगाया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरे भाई होने वाला है। आप लोग ने नाम सुना है सीडो का नाम सुना है? सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीडो मतलब समझते हो?
फॉल्स कहा जाता है ना इसको, है ना। बायोलॉजी वाले बताते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता हुआ सीडो मींस होता है फॉल्स, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अपन बोल सकते हैं सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सर ये वाकई में सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आप लोग ध्यान से डेफिनेशन को देखो, उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल बताता हूं होता क्या है। दीज आर द रिएक्शंस मेरे भाई, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला सर आपने? विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस, मतलब सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खास बात यह है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते ही नहीं है, समझ गए मेरे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते ही नहीं है, बट दे अपीयर फर्स्ट। क्या घुमा रहे हो इसी में यार, है ना। मतलब पहले बोल रहे हैं हम लोग, आखिर सीडो बोलने का कारण क्या है इनका? फॉल्स बोलते हैं ना सीडो मींस, है ना। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि सीडो फर्स्ट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं मेरे भाई कि दीज आर द रिएक्शन विच नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते ही नहीं है, बट दे अपीयर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने पूछा व्हाट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सीडो फर्स्ट रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता ही नहीं है, लेकिन अपीयर्स होता है कि बेटा तू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो भी एक्सपेरिमेंटली। समझ में आ रहा है? वो भी कब? वो भी कब? देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे, विच अपीयर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि वो अपीयर होने लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट वाकई में इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ ना समझ में आ रहा है कि एग्जांपल दो ना, पहले एग्जांपल ले लो। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसमें देखो हम लोग ने क्या लिया, केन शुगर, यहां पे वाटर हमने ले लिया, ठीक है। बात को समझना, दैट मींस क्या हो रहा है, इतना ज्यादा पानी इसमें डालेंगे हम, पानी एक्सेस कर देंगे, वाटर एक्सेस कर देते हैं हम लोग। इसके कंपैरिजन में इसका बहुत, एक तो एक्सेस होता है, एक बहुत ज्यादा एक्सेस होता है, तो बहुत ज्यादा इसको बढ़ा देंगे, एक्सेस कर देंगे वाटर को। जब वाटर को एक्सेस कर दोगे मेरे भाई, बात को समझो, मैं ऐसे ही तो रेट बताता था, रेट इज इक्वल टू के बताता था, याद करो वो दिन जिस दिन बताया गया था, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा कुछ बताया गया था। यस, इसको मान लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड इसको कंसंट्रेशन ऑफ बी मान लो। चलो इसको मान लो, मैं लिख देता हूं यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट मींस ऐसे लिख लो C12H22O11 लिख लिया मैंने। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ये देखो मैंने इसको लिखा C12H22O11 मैंने लिख लिया। एक में लिख लेता हूं H2O, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इधर लिख लिया मेरे भाई। चलो अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, ये रेट इज इक्वल टू ऐसा कुछ मैंने बनाया, उसके बाद इसका कंसंट्रेशन अपन इतना ज्यादा कर देते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि खुद ही ये कांस्टेंट हो जाता है। समझो ये खुद कांस्टेंट हो जाएगा, दैट मींस ये इसके साथ आ जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये यहां पे ये दोनों कांस्टेंट तो खुद ही था पहले से, यानी कि मामला कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोग इसको खत्म इधर ही कर दो और इधर वाला मामला ले लो, ये C12H22O11, यानी कि समझो एक का कंसंट्रेशन एक्सेस कर देने से ये ऐसा हुआ है। एक का कंसंट्रेशन H2O का कंसंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया था, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया मेरे भाई, विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट दे अपीयर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। समझे? कुछ नहीं है, जब आपसे सूडो बोलो या स्यूडो बोलो, ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर पूछा जाता है तो मेरे भाई क्या बोलोगे? कहोगे सर इट इज द रिएक्शन विच इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट अपीयर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। और कैसे स्टोरी कैसी थी मैंने बताया कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं मेरे भाई, एक्सेस कर देते हैं। समझ में आ रहा है? H2O बहुत ज्यादा कर देने पे ऐसा मामला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है ये, क्योंकि वो खुद ही वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेंगे उसको H2O को, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, एक ज्यादा होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा उसके हिसाब से ना इसके कंपैरिजन इसका बहुत कम, 0.1 मान लो उसका, अगर इसका 10 मान लो तो उसका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल है, ठीक है मेरे भाई, एक एग्जांपल और, स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर, वही सेम स्टोरी यहां पे भी चला देंगे। इट इज, देखो मैंने क्या बोला, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? क्या ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? नॉट, इट इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपीयर्स, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है बट इट अपीयर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली।
एक्सपेरिमेंटली इट अपीयर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सी टॉपिक थी, ठीक है। आप डिफिनेशन कर लेना, दिमाग में बैठा लो, दो एग्जांपल कर लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड स्पोनिफिकेशन ऑफ एस्टर। मैं एक एग्जांपल और आपसे मांगता हूं, ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल और कमेंट बॉक्स में मांगता हूं, और मैंने एक और होमवर्क दिया था आप लोगों को कि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखो, है ना, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि आप लोग ने वो चीजें पिछले लेक्चर में बताया था। समझ में आया? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब आगे वाले टॉपिक पे आप जाइए, आगे वाले लेक्चर पे जाइए, मजा आने वाला है। अगर ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ना किए हो तो शेयर कर दें, अगर ना किए हो तो लाइक कर दें, अगर ना किए हो तो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।